वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशली पीजीटी के एग्जाम के लिए बनाया गया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट चाहे वो नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हों, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताया करिए कि आपके टोटल आप 20 या 25 जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उनमें कितने कुल क्वेश्चन जो है राइट किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है जजमानी व्यवस्था एंड ऑप्शन नंबर डी है पुरुषार्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाति व्यवस्था। जो पवित्रता एवं अपवित्रता की जो धारणा है वो जाति व्यवस्था से रिलेटेड है। ड्यूमा के अनुसार भारत के समाज की मूलभूत संस्था जाति पवित्र यानी ब्राह्मण और अपवित्र यानी शूद्र दो विरोधी किंतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से बनी हुई है। संरचना के ये दो विरोधी तत्व पवित्रता एवं अपवित्रता भारतीय जाति व्यवस्था के प्राण है। यानी जो जाति पवित्र हैं वो कौन सी है? उच्च जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण ये पवित्र जातियां हैं। वहीं अपवित्र जाति निम्न जाति जैसे शूद्र को लिया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन जाति का है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यह ड्यूमा के द्वारा दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद भारतीय कथन ए है, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। ऑप्शन नंबर बी है या फिर तर्क आर दिया गया है, जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति अंध एवं संकलित निष्ठा की भावना को जातिवाद कहते हैं और यही कारण है कि जातिवाद राजनीति की अपरिहार्य संतान है और इसका प्रयोग चुनाव में वोट बैंक के रूप में या वोट बैंक हासिल करने के रूप में किया जाता है। अतः कथन ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण भी देता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी? जाति की भूमिका जो है वो राजनीति की कैंसर की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर ए है ए आर देसाई, ऑप्शन नंबर बी डी आर गॉडगिल, ऑप्शन नंबर सी है एल मिलब्राथ एंड ऑप्शन नंबर डी है आंद्रे बैतेई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी आर गाडगिल। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को डी आर गाडगिल राजनीति का कैंसर कहते हैं तथा इन्हें राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण तथा आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति को किसने राजनीति का कैंसर बताया है? तो जाति को डी आर गाडगिल के द्वारा राजनीति का कैंसर बताया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है ... ऑप्शन नंबर ए पैतृक घर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है जाति एंड ऑप्शन नंबर डी है धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाति। एक हिंदू जो है वो जाति व्यवस्था, जो जिस जात में मतलब वो पैदा होता है वो उसी जात में जीवन पर्यंत रहता है। वर्ण व्यवस्था जो है ये स्पेशली कर्म पर आधारित थी, यानी इसको बदला जा सकता था। किसी ब्राह्मण का लड़का वो अगर सूरवीर वाले कार्य करने लगे तो वो क्षत्रिय हो सकता था। लेकिन बात करें जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था ये जन्म पर आधारित होती है, यानी जो जिस घर में, यानी अगर कोई बालक या कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो जीवन पर्यंत उसको ब्राह्मण की ही संज्ञा या फिर ब्राह्मण का ही जो है संज्ञा दी जाएगी। वहीं अगर कोई बच्चा जो है शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो जीवन पर्यंत वो जाति के मामले में शूद्र ही रहेगा। तो ये जो जाति व्यवस्था होती है ये जन्म के द्वारा प्राप्त की जाती है और यह परिवर्तित नहीं होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सब आल्टर्न संप्रत्यय किससे बताया है, किसने बताया है? सब आल्टर्न संप्रत्यय या किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है एन के बोस, ऑप्शन नंबर सी है एंटोनियो ग्राम्स्की एंड ऑप्शन नंबर डी है डेविड हार्डीमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविड हार्डमैन। सब आर्टमैन संप्रत्यय डेविड हार्डमैन द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें समाज को विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर समझा जाता है, जैसे कास्ट, जेंडर, रेस, इन आदि के आधार पर जो है सोसाइटी को समझा जाता है। और जो सब आल्टन संप्रत्यय है यह डेविड हार्डमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 3000 से 4000, ऑप्शन नंबर बी है 4000 से 5000, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5000 से 6000 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6000 से 7000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4000 से लेकर 5000 तक। भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक जनजातीय इतिहासकार और अधिकारी कुमार सुरेश सिंह, जिन्होंने एनएसआई के महानिदेशक सहित पदों पर पदभार संभाला, उनके द्वारा पीपल्स ऑफ इंडिया के तहत इनका उद्देश्य भारत के सभी समुदायों के बीच मतभेद और संबंधों के मानव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करना था। इस परियोजना के अंतर्गत अक्टूबर 1985 से 1994 ईस्वी के बीच क्षेत्रीय कार्यकाल के दौरान 4694 समुदायों की पहचान की गई। यानी 4694 ये किसके बीच आता है? ये जो है 4000 से 5000 के बीच आता है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता, स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंतर्नुभागीयता, ऑप्शन नंबर बी है आरोपण, ऑप्शन नंबर सी है मेधा तंत्र एंड ऑप्शन नंबर डी है गतिशीलता। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गतिशीलता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर अनुभागीयता। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए अंतर अनुभागीयता पद का प्रयोग किया जाता है। इस पद का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू क्रैनशा ने किया। इनका मानना है कि किसी व्यक्ति की पहचान उनकी कई पहचानों के परिणाम से उपजती है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर अनुभागीयता। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया है, निर्जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। वहीं तर्क आर दिया है, परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास औजार के रूप में किया जाता है। आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है मगर आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है मगर ए आर का सही स्पष्टीकरण है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निर्जातीयता एक ऐसी विशिष्ट एवं पृथक सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी है जिसकी रचना समान भाषा, धर्म, प्रजाति यानी रंग, रूप, संस्कृत, खान पान, पहनावा जैसे गुणों से होती है। निर्जातीयता में परंपरा का पुनर्निर्माण नहीं होता है, परंतु परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जाता है। यानी कथन ए गलत है तथा आर जो है वो सही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन अवसर, ऑप्शन नंबर बी है जीवन शैली, ऑप्शन नंबर सी है मूल्य एवं सिद्धांत एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को जीवन अवसर, जीवन शैली तथा मूल्य एवं सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजातीय विचारधाराएं किस प्रकार असमानता का प्रचार करने में सहायक होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है उनके एक समान उद्यम पर बल देने से। ऑप्शन नंबर बी है प्रक्षालन कार्यक्रम की भर्त्सना करने से। ऑप्शन नंबर सी है विवादित क्षेत्र के प्रति समझौता करने में सहमति जताने से। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रभावशीलता प्रभावहीनता संबंधों पर जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक समानता एवं स्वतंत्रता को नकारा जाता है पर बल देने से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सजातीय विचारधाराएं प्रभावशीलता प्रभावहीनता संबंधों पर जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सामाजिक एवं स्वतंत्रता को नकारा जाता है पर बल देने जैसे असमानता का प्रचार करने में सहायक होती है, जैसा कि जो है ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही मेल नहीं है? कौन सा एक जो है सही मेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पवित्र और अपवित्र, ये दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है संदर्भ समूह, ये इनसे रिलेटेड कौन है? मर्टन। ऑप्शन नंबर सी है शुद्धता एवं अशुद्धता, ये ड्यूमोंट के द्वारा दिया गया है। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रभुत्व जाति। प्रभुत्व जाति ये किसके द्वारा दिया गया है? घुरिये के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभुत्व जाति ये घुरिये के द्वारा नहीं प्रतिपादित है। वहीं पवित्र एवं अपवित्र ये दुर्खीम से रिलेटेड है। संदर्भ समूह ये मर्टन के द्वारा दिया गया है। शुद्धता एवं अशुद्धता ये ड्यूमोंट से रिलेटेड है। वहीं प्रभु जाति की अवधारणा इसका प्रतिपादन घुरिये द्वारा नहीं बल्कि एम एन श्रीनिवास, किसके द्वारा? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने के लिए सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है भूमि स्वामित्व एंड ऑप्शन नंबर डी है पवित्रता एवं प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी है पवित्रता एवं प्रदूषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पवित्रता एवं प्रदूषण ये जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक हैं। लुइस ड्यूमो ने अपनी पुस्तक होमो होरारिकस, जो कि 1966 में लिखी गई थी, में पवित्र एवं अपवित्र की धारणा व्यक्त की है। जाति व्यवस्था की रचना एक पिरामिडीय रूप से पिरामिडीय रूप मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे पिरामिड कहते हैं। जातीय उस परंपरा या जातीय पिरामिड में सबसे नीचे यहाँ पे शूद्र होते हैं, ये वैश्य होते हैं, ये क्षत्रिय और सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण होते हैं। तो सबसे पवित्र अगर पूछे तो सबसे पवित्र कौन सी जाति होती है? पवित्रता इधर बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाने पर जो पवित्रता है वो बढ़ती है तथा ऊपर से नीचे आने पर अपवित्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अपवित्रता। तो जितने सबसे ऊपर ब्राह्मण है यानी सबसे पवित्र जाति ब्राह्मण है और सबसे अपवित्र जाति जो है संरचनात्मक रूप से वे कौन से हैं? वो शूद्र हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जो विभाजन है या जातियों से रिलेटेड जो विभाजन है वो लुइस ड्यूमा के द्वारा अपनी पुस्तक होमो हायरारिकस में दिया गया है। और यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1966 में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग निर्माण आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी है कार्य के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी है समान हितों के आधार पर एंड ऑप्शन नंबर डी है उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ग निर्माण आधारित होता है ये कार्यों के आधार पर। इसका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है लगभग निकटतम है, वो किसके? कार्यों के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। यानी अगर आपकी वर्ग यानी आर्थिक वर्ग निर्माण ये स्पेशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। यानी आपकी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अगर अच्छी है तो आप इस पिरामिड में, वर्ग के जो पिरामिड में, वो पूंजीपति या फिर मालिक टाइप में रहेंगे। नहीं तो अगर आप जो आपका इकोनॉमिकली कंडीशन खराब है तो आप इस पिरामिड में सबसे निचले पायदान पे रहेंगे। यानी आपकी स्थिति लगभग श्रमिक या फिर क्या होगा? भूमिहीन कृषक के समान होगी। तो वर्ग निर्माण में जो है स्पेशली ये कार्य पर आधारित होता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? ऑप्शन नंबर ए है डेविस व मूरे, ऑप्शन नंबर बी है पार्सन्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है मर्टन एंड ऑप्शन नंबर डी है सोरोकिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेविस व मूरे।
सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में डेविस व मूरे के द्वारा देखा जाता है। डेविस व मूरे के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में देखा जाता है। डेविस व मूर यह एक प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समूह में व्यक्ति का स्थान, ऑप्शन नंबर बी है प्रथागत सम्मान, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति से अपेक्षा एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है व्यवसाय की प्रकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समूह में व्यक्ति का स्थान। सामाजिक दर्जे का अर्थ है समूह में व्यक्ति का स्थान। सामान्यतः परिस्थिति में पद सोपान अथवा अधिक्रम का भाव निहित नहीं होता है, किंतु परिस्थिति में ऊंच नीच संतरण एवं सम्मान के भाव को जोड़कर एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के योग को सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए है M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी है लुइस ड्यूमो, ऑप्शन नंबर सी है S.C. दुबे एंड ऑप्शन नंबर डी है F.G. बेली। तो यह क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि श्रेणी जो जातीय स्तरीकरण है इसकी श्रेणी क्रम की अवधारणा यह किसके द्वारा? लुइस ड्यूमो के द्वारा दिया गया है। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जाति व्यवस्था का अपना समस्त विश्लेषण ड्यूमो ने सुचिता और प्रदूषण की विचारधारा पर आधारित संस्करण और पृथक्करण के मूल्यों के आधार पर किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि विकसित उत्तर पूंजीवाद समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है एल कोजर, ऑप्शन नंबर बी दिया है आर कॉलिंस, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है सी राइट मिल्स और ऑप्शन नंबर ई है राल्फ डेहरेनडॉर्फ। ऑप्शन नंबर ई क्या है? राल्फ डेहरेनडॉर्फ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई राल्फ डेहरेनडॉर्फ। राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने तर्क दिया है कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना है। ऑप्शन नंबर ए है हैसियत उपभोक्ता यानी स्टेटस कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष उपभोग यानी कॉन्स्टिट्यूशियस कंजप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वर्ग उपभोग यानी क्लास कंजप्शन एंड ऑप्शन नंबर डी है शक्ति उपभोग यानी पावर कंजप्शन एंड लास्ट है ऑप्शन नंबर ई आध्यात्मिक उपभोग यानी स्पिरिचुअल कंजप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष उपभोग यानी कॉन्स्पिक्चुअस जो है कंजप्शन। सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेता या क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना यह प्रत्यक्ष एवं प्रदर्शनकारी उपभोग है। इस अवधारणा को वेबलन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इस अवधारणा को वेबलन के द्वारा, समाजशास्त्री वेबलन के द्वारा जो है विकसित किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने आदिवासी समाजों के बर्बर लोगों के प्रदर्शनकारी अनुष्ठानों और कर्मकांडों जैसे पोर्टलैज प्रथा का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एलिट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है C.W. मिल्स, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है के डेविस एवं मूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए C.W. मिल्स। पावर एलिट की अवधारणा ये C.W. मिल्स के द्वारा दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है W.E. मूर, ऑप्शन नंबर बी है मिलर जॉन, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी है सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलर जॉन। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा या मिलर जॉन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रतिस्पर्धा या जब प्रतिस्पर्धा अपने नियम का अनुपालन नहीं करता है, यानी जब प्रतिस्पर्धा जो है अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है,
तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी है संघर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी है समझौता। तो यह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज्यादातर स्टूडेंट के द्वारा दिया गया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संघर्ष। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वह संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? तब वह संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते हैं आज के लास्ट का क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास पावर की अवधारणा किसने दी है? क्लास पावर की अवधारणा क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास स्टेटस एंड पावर, इसको आप स्टेटस भी जोड़ लीजिएगा, क्लास स्टेटस एंड पावर की अवधारणा एक किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर एंड ऑप्शन नंबर डी है वेवलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।